नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के दौरे पर आज रहे, जहां उन्होंने स्मार्ट ई-बीट सिस्टम की सौगात प्रदेशवासियों को दी। स्मार्ट ई-बीट के जरिए मुख्यमंत्री ने पुलिस राइडर्स टीम को हरी झंडी दिखाई, उन्हें रवाना किया। क्या यह सिस्टम है, क्या कुछ इसके फायदे पुलिस विभाग को होंगे, यह रिपोर्ट आपको समझाएगी। विभाग अब होगा मुस्तैद। स्मार्ट ई-बीट सिस्टम की मनोहर सौगात। पुलिस राइडर टीम को दिखाई हरी झंडी। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने स्मार्ट ई-बीट सिस्टम की सौगात दी। स्मार्ट टीवी के तहत मुख्यमंत्री ने पुलिस राइडर टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने उस मौके पर कहा कि सिस्टम पुलिस राइडर को ऐप के जरिए जोड़ेगा, साथ ही पुलिस विभाग को और मुस्तैद करेगा। हर बीट पर ऐप के जरिए संबंधित पुलिस राइडर की उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। गुरुग्राम की बीट 119 को तकनीक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मैनुअल उपस्थिति के बजाय ऐप के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में डायल 112 सेवा के साथ भी इस योजना को जोड़ेंगे, जिससे कई जगहों पर कार से पहले पुलिस राइडर जल्दी पहुंचना सुनिश्चित हो पाएंगे। इजराइल की एम्बू बाइक की तर्ज पर इन राइडर्स को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आज गुरुग्राम पुलिस ने एक ई-बीट ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। ई-बीट का अर्थ है कि 119 बीट्स ऐसी पूरे गुरुग्राम क्षेत्र में बनी हुई है। अभी तक जो बीट के ऊपर ड्यूटी पर लोग जाते थे, वो लोग अपनी मैनुअल हाजिरी जाकर के लगाते थे और कई बार तो उनका पहुंचना संभव नहीं हो पाता था। गए कि नहीं गए ठीक से उस प्रकार की मॉनिटरिंग भी नहीं होती थी। लेकिन अब ई-बीट सिस्टम से सब लोग इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ जाने से पहले अपने आप को अपने मोबाइल से उस ऐप का यूज़ करेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ भी अपनी हाजिरी जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली लगाएंगे। दिन में कितने लोकेशंस पर कितनी बार उनको जाना है, पहले से उनको जो ड्यूटी दी हुई है उसके अनुसार उनका सारी मॉनिटरिंग होगी। और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो है इनको अब आगे चल करके 112 के साथ भी जोड़ा जाएगा। अगर कहीं किसी नागरिक को आवश्यकता है और 112 के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया है, अभी तक उनकी हमारी जो गाड़ियां जाती थी, गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल जुड़ने के बाद जो आसपास का जो ई-बीट ड्यूटी का पर्सन होगा वो भी वहाँ जाएगा, क्योंकि सामान्यतः 4 व्हीलर से पहले 2 व्हीलर भी कई बार वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसी एक फर्स्ट एड की तो व्यवस्था वो भी इनके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, रखा जाएगा। हमने एक सिस्टम इजराइल में देखा है, एम्बू बाइक का सिस्टम। 5000 वॉलंटियर्स एक शहर के अंदर वहाँ उनके काम करते हैं। तो उसी तर्ज पर वो तो वॉलंटियर्स करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी पुलिस ई-बीट सिस्टम के माध्यम से उसी प्रकार के प्रयोग में जनता की सेवा करेगी। और इस सिस्टम से मैं समझता हूँ जो नीडी पर्सन है उसको बहुत जल्दी तुरंत आवश्यकता अनुसार उसको लाभ मिलेगा और इसमें उनकी जो कठिनाइयां हैं उनका हल निकलेगा। सीएम मनोहर लाल ने द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति बनाए जाने के मौके पर बधाई दी और कहा कि गरीब आदिवासी समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू का पहुंचना भारतीय लोकतंत्र का अनुपम उदाहरण है। आज का दिन भारत देश के इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ऐसा स्मरणीय दिन बनेगा, जिस दिन देश की एक आदिवासी पहली महिला ने
देश का जो सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद होता है उसको ग्रहण किया है और एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र की ताकत है। ये दिन हमेशा याद रहेगा, खास करके आदिवासी समाज, गरीब समाज, उनको भी यह महसूस होगा कि हमारे बीच में से निकल करके सामान्य कोई एक व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। इससे एक बहुत अच्छा मैसेज देश में जाएगा। बहरहाल सीएम मनोहर लाल ने पुलिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की है, जिसका असर आने वाले समय में ग्राउंड लेवल पर भी अवश्य नजर आएगा। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यान्वयन करेंगे। और राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुकी हैं। वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रपति पद का कार्यान्वयन करेंगे। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने उन्हें शपथ दिलाई। बता दें कि मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया। द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी से मुलाकात की। दोनों ने मुर्मू को बधाई दी। राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने से पहले राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी थी। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको महामहिम द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी खास बातें बताते हैं। आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू। शिक्षिका के तौर पर करियर की शुरुआत की। झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल रहीं। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। ओडिशा की पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। कई पुरस्कारों से हो चुकी हैं सम्मानित। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सहज अंदाज में हिंदी में भाषण दिया। उनके संबोधन में आदिवासी समाज की झलक थी तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र था। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत का गरीब सपने देख सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जीवन यात्रा ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा हासिल करना भी एक सपने जैसा था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली व्यक्ति थी। राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान कई बार संसद का केंद्रीय कक्ष तालियों से गूंजता रहा। ये लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर की आदिवासी बेटी भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत का गरीब सपने देख सकता है और उसे पूरा कर सकता है। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रही। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक स्वप्न जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति बनाए जाने पर बधाई दी और ट्विटर पर लिखा कि भारत की आजादी के अमृत काल में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आज देश एक नई सामाजिक क्रांति, जनजातीय गौरव और सशक्त समर्थ गौरवशाली भारत के लोकतंत्र का साक्षी बना। अत्यंत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहरहाल देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल चुकी हैं, जो अपने आप में इतिहास है। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत साल 2022-23 के लिए हरियाणा के 4 जिलों में सेना भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2022 से 23 के लिए हरियाणा के 4 जिलों में सेना भर्ती रैलियां आयोजित की जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य में सेना भर्ती रैलियों की तैयारियों को लेकर संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 4 जिलों के उपायुक्त और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन भर्ती रैलियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि भर्ती के दौरान अधिकारियों और आवेदकों के लिए आवास की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि पहली भर्ती रैली हिसार में आयोजित की जा रही है और अब तक 12,500 आवेदकों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। संजीव कौशल ने आगे कहा कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जुलाई है, इसलिए संभव है कि आवेदकों की संख्या बढ़ जाए। इसलिए भर्ती रैली के दौरान सभी व्यवस्थाएं जैसे शौचालयों का प्रबंध, पीने के पानी की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए।
इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन होना चाहिए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि वो कौन कौन से 4 जिले हैं जहां भर्ती रैलियों का आयोजन होना है। हिसार 12 से 29 अगस्त तक भर्ती रैली होगी। हिसार मिलिट्री स्टेशन में भर्ती रैली। ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। 30 जुलाई तक वेबसाइट पर पंजीकरण करवा सकते हैं। रोहतक 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक सेना की खुली भर्ती। रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत के युवाओं के लिए होगी। भर्ती का आयोजन रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में होगा। 1 से 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त के बाद बंद हो जाएगी। अंबाला 24 अक्टूबर से 9 नवंबर तक भर्ती रैली। अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़ के युवाओं के लिए होगी। भिवानी 25 नवंबर से 11 दिसंबर तक खुली सेना भर्ती। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के युवा भाग ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पेश की थी, जिसके तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को 4 वर्ष के अनुबंध के आधार पर थल सेना, नौसेना, वायुसेना में भर्ती किया जाएगा। योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद इनमें से 25% का नियमित सेवा के लिए चयन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने युवाओं की भविष्य को लेकर जताई जा रही चिंता को लेकर बड़ा कदम उठाया। उन्होंने घोषणा की कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है कि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 25% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटेड उसको जरूर मिलेगा। वहीं सीएम मनोहर लाल की तरफ से नौकरी की गारंटी के बाद प्रदेश के युवा बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आ रहे हैं और मनोहर सरकार का लगातार आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, अग्निवीर योजना एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसमें हमारे जो हरियाणा सरकार है और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अभी से अग्निवीरों को गारंटी दी है कि वो उनके लिए जॉब का भी प्रावधान देते हैं। और जो अग्निवीर के अंदर 4 साल हम लोगों को देश को सर्व करने को मिलेगा। अगर हम कहें कि 4 दिन भी अगर हमें देश के लिए कुछ करने को मिल जाए ना, उससे बड़ी बात नहीं है। हर आदमी, हर भारतीय के दिल के अंदर एक देश प्रेम का जज्बा होता ही होता है। ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू हम अपनी देश को अच्छे से सर्व कर सकते हैं और देश हित के लिए कर सकते हैं। हम बिना पैसे के भी अगर हमें मौका मिले ना देश को एक दिन भी सर्व करने का, उससे बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सरकारों ने हमें 4 साल तक का मौका दिया है और इससे ऊपर गर्व की बात किसी भी भारतीय के लिए नहीं है। ये जो योजना सरकार द्वारा दी गई है, ये वाकई एक सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, जिससे देश के युवाओं का इतना हौसला बढ़ा है, उन्हें दुनियादारी से हटकर देश की सेवा करने का बहुत मौका मिला है। जो हमारा यूथ कहीं का कहीं भटकता जा रहा था, वो सारा एक देश प्रेम के लिए इकट्ठे होकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और इन सबसे बढ़कर जो हमारे हरियाणा सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने देश के युवाओं को
एक जो सुरक्षा की विनौती दी है, एक जो उन्होंने बताया गया है कि जो भी अग्निवीर से आएगा उसे जरूर 101% हर किस्म से नौकरी प्राप्त दी जाएगी, उससे ऊपर देश के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हो। अग्निवीर योजना बहुत ही अच्छी योजना है। मेरा भाई 10th पास किया है उसने, अभी उसका रिजल्ट आया है, वो ज़रूर भरेगा। एक्चुअली ये योजना आप देखोगे ना तो यंगेस्ट आर्मी हो जाएगी हमारे इंडिया की, यंगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आप देखोगे यंग जनरेशन जाएगी और उन्हें एक्सपीरियंस जो उनके आर्मी वाले होंगे उनका एक्सपीरियंस भी मिलेगा उन्हें, तो यंग जनरेशन कितनी खुश होएगी। ये योजना 4 साल के लिए तो है, बट लोग ये तो कह रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, बट वो नहीं देख रहे कि 4 साल में वो क्या कुछ सीखेंगे। हमारी यंग जनरेशन 4 साल में क्या सीखेगी, ये देखना चाहिए। जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए वो विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं, क्या अग्निवीर योजना का कर रहे हैं या 4 साल का कर रहे हैं। यंगेस्ट आर्मी होएगी, कोई वर्ल्ड दुनिया डरेगी हमसे। तो पहला प्रदेश बन चुका है जिसमें नौकरी का वरदान भी दे दिया गया। मनोहर लाल जी का धन्यवाद है इस चीज़ में कि उन्होंने 100% रिक्रूटमेंट का कहा है कि जो लोग अग्निवीर योजना से वापस आएंगे 4 साल बाद उन्हें 100% नौकरी की गारंटी दी गई है। मैं खुद उस चीज़ के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरे 12वीं के पेपर हो चुके हैं, बस उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है। जैसे रिजल्ट आएगा मैं उसका फॉर्म भर दूंगा। और फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है और पेपर की तैयारी भी कर ही रहा हूँ। तो मेन दिक्कत बात यह है कि जो 4 दिन के लिए जो हमको सरकार ने जो मौका दिया 4 साल के लिए, अगर वो हमको 4 दिन के लिए भी देते तो भी हम उसके लिए खुश होकर काम करते। 4 साल तो अग्निवीर में जो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये जो स्कीम चलाई है, ये कई बच्चों को लगता है कि भाई ये गलत है, पर ज़्यादातर बच्चों को जैसे फार्म को देखते हुए लगता है कि भाई करीब 56-57 हज़ार के ऊपर फार्म गए हुए हैं अग्निवीर एयरफोर्स के। तो इसको देखते लगता है कि भाई ये स्कीम जो है बहुत अच्छी है कि भाई अगर अभी भर्ती होते हैं करीब 17-18 की उम्र में, तो आने वाले 4 साल के बाद 4 साल में रिटायरमेंट होने की वो होती है नौकरी के लिए, और फिर आके हम अपना यहाँ पे वापिस आके अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। तो वैसे इन्हीं सब बातों को देखते हुए अग्निवीर जो एयरफोर्स की ये है, अग्निवीर की जो स्कीम चलाई हुई है वो ठीक है। एयरफोर्स का वर्क आया था, अभी फीस नहीं कटी है, थोड़े दिन में फीस कट जाएगी, फिर करते हैं ट्राई। ज्वाइनिंग तो करनी है इसमें आर्मी में, क्योंकि हर एक नागरिक की इच्छा होती है अपने देश की सेवा करे, फौज में जावे, उसके वर्दी पहने, उसमें ज्वाइनिंग करे, देश की सेवा करे, हर एक नागरिक की इच्छा होती है। तो इसीलिए सरकार ने हमें भी मौका दिया है 4 साल के लिए। 4 साल के लिए नहीं तो 4 मिनट के लिए भी सेवा करनी पड़े तो हम करेंगे। अग्निवीर का जो मेरे बच्चे ने भतीजा है मेरा, उन्हें भरा है, मैंने फुल सपोर्ट करा था। हम भी चाह भाई हमारे परिवार में तभी कोई देश की रक्षा के लिए जावे, भाई वर्दी उसके शरीर पर बड़ा मन खुश था। भाई हम तो इस लायक हो नहीं सके, कभी ऐसी स्कीम नहीं आई ना भाई, इतने हम पढ़े लिखे उनकी तरह, लेकिन ये बच्चे भाई हमारे पढ़े लिखे भी हैं, सारे चीज है हर तरह से। तो हम भी चाहे हमारे बच्चे के शरीर पे है ना देश की वर्दी, जो अपने गवर्नमेंट की वर्दी है, वो देखना चाहूंगा। हम पढ़ाई लिखाई में हम इतने सक्षम नहीं थे, आज हमारा बेटा इस लायक है कि वो अग्निवीर जो योजना सरकार ने दी है उसमें एयरफोर्स के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है, उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। 4 साल इस नौकरी से आप और आपका परिवार संतुष्ट है? संतुष्टि मैं तो ये कहूंगा 4 साल क्या, अगर 4 सेकंड के लिए मेरे बेटे को शरीर पे अगर सरकार की तरफ से एयरफोर्स की वर्दी अगर मिलती है तो इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। बहरहाल युवाओं में जोश तो काफी देखने को मिल रहा है और भर्ती रैलियां भी शुरू होने जा रही है, जिसके लिए युवा वर्ग भी काफी उत्साहित नजर आ रहा है। और मनोहर सरकार की तरफ से चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसानों के लिए धरातल पर रंग ला रही है। जहां पिछले साल की तुलना में इस बार सोनीपत में ज्यादा किसान आगे आए हैं और किसान लगातार सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का फायदा भी उठाते हैं। मनोहर राज में किसानों की बल्ले बल्ले 7,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगी प्रोत्साहन राशि।
10 एकड़ तक का बाग लगाने पर मिलेगी सब्सिडी। मनोहर सरकार आए दिन किसानों के लिए नई योजनाएं लाती रहती है। इन योजनाओं का मकसद किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना है, साथ ही किसानों को खेती बाड़ी से जोड़े रखना है। प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसानों के लिए कारगर साबित हो रही है, जहां पिछले साल की तुलना में इस बार सोनीपत में ज्यादा किसान आगे आए हैं और किसान लगातार सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का फायदा उठा रहे हैं। और वहीं किसानों में भी काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। किसान ज्यादा पानी वाली फसलें छोड़कर अन्य फसलों को अपना रहे हैं, जिससे उन्हें 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में मिल रही है। इतना ही नहीं, किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी गई है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि योजना के लिए नियम और शर्तें क्या हैं। योजना के लिए नियम और शर्तें। लाभार्थियों को हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। 50 हर्ट्ज पावर के इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करने वाले किसान को इस योजना का लाभ नहीं। किसानों को अपने पिछले साल के धान उत्पादन के 50% हिस्से में विविधता लानी होगी। आधार नंबर से लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है। मेरा पानी मेरी विरासत का मुख्य उद्देश्य घटते हुए जलस्तर को ठीक करना है। वहीं मनोहर सरकार ने पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने और धान को छोड़कर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया। धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें जैसे कपास, मक्का या दलहन की फसलें या अन्य फसलें उगाने पर सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है। और मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। कृषि विभाग ने 50% लक्ष्य पूरा कर लिया है। कृषि विभाग के अधिकारी देवेंद्र सिंह कुहाद ने किसानों से अपील की है कि पानी की बचत करें और सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ उठाएं। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि घटते हुए जल स्तर को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए धान को छोड़कर उसके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति एकड़ जो भी किसान धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें लगाएगा, मुख्यतः कपास, मक्का या दलहन की फसलें जो किसान लगाएगा उसको 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है, तो सभी किसान भाई इसमें आगे बढ़े और इसमें अभी तक हमारा लक्ष्य 50% के करीब पूर्ण हुआ है। बाकी किसान भी आए, बचत करें, पानी की बचत करें एवं सरकार द्वारा दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाएं। सर, जिस प्रकार से सोनीपत कृषि विभाग लगातार कदम बढ़ा रहा है इस मामले में, तो यहाँ पर किसानों में किस प्रकार से जागरूकता देखने को मिल रही है पिछले साल की तुलना में बात करें तो? पिछले साल की तुलना में इस बार हमारे यहाँ जो पंजीकरण हुआ है मेरा पानी मेरी विरासत में वो ज़्यादा है और हमारे यहाँ अभी और भी एरिया इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि किसान अगर जल्दी से जल्दी इस पर पंजीकरण करवाएंगे, पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत उन्हें लाभ प्राप्त होगा। किसानों की खेती के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और देश में लगातार पानी का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए किसान भी सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद कर रहे हैं। हरियाणा डायरीज में आज इतना ही। नमस्कार।